बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ रहे हैं ना जी, वो पढ़ रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने फ्लेमिंग भी पढ़ लिया था। ठीक है, और ड्राई हीट के साथ और ओवन में भी स्टेरिलाइजेशन के मेथड पढ़ लिए थे। ठीक है, और उनमें से एक था अब मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अब उसमें कई मेथड थे, उनमें से एक मेथड जो था वो क्या हमारे पास ऑटोक्लेव। क्या है? हाँ, ऑटोक्लेव। आप बेसिकली देखें, ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस है। ऑटोक्लेविंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए है? स्टरलाइजेशन के लिए। और इसमें जो यूज़ होता है वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया ऑटोक्लेविंग। इसको क्यों ऑटोक्लेविंग कहते हैं? क्योंकि इसकी इस मेथड इट इज, आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज ऑटोक्लेविंग, तो आपने कहना है कि इट इज a method of sterilization in under high pressure, under high pressure and saturated steam, और इन द ऑटोक्लेव, इन द ऑटोक्लेव। अब जो ये अपरेटस इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्लेव। ठीक है, अब ऑटोक्लेव देखिए क्या कह रहा हूँ मैं। ऑटोक्लेव used for the sterilization, autoclave is apparatus used। कोई पूछ लेता है सवाल में what is autoclave, तो आप कहेंगे autoclave used for sterilization। हाँ, किसके साथ? by steam and pressure। ठीक है, by steam and pressure। यूजुअली जो हम करते हैं ना हाई टेम्परेचर, वो 121 सेकेंड करते हैं, और उसके लिए जो टाइमिंग होती है वो 20 मिनट्स होते हैं। ओके, कितना टाइम करते हैं? यूजुअली 20 मिनट्स। हाँ, और टेम्परेचर कितना करना है जी? 121। ठीक है, अब वर्किंग क्या करते हैं? देखिए, अब हमने वर्किंग में एक तो टेम्परेचर स्टीम के थ्रू किस में लाना है? 121 और 134। अगर हीटिंग टाइम होगा 15 से अपना अगर टेम्परेचर हमने किया है कितना? 121, तो होल्डिंग टाइम कितना होगा मेरे बच्चे? 15 से 20 मिनट होगा। अगर हम इसको 134 कर दिया तो कितने मिनट होगा? 3 मिनट। ये याद रख लेना। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम देखें, फिर कह रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट जो होंगे वो किसके लिए होंगे? जब टेम्परेचर 121 होगा, और 3 मिनट होगा तो टेम्परेचर कितना होगा? 134। इट होल्डिंग टाइम जो है ना वो लॉन्गर भी हो सकता है कि अगर आपने अपने मटेरियल को पैक कर रखा है विद लेयर, पैक्ड विद लेयर, तो उसे पैक्ड विद लेयर ऑफ क्लोथ बता के ना उसकी शाइनिंग खराब ना हो जाए, शार्पनेस खत्म ना हो जाए। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी होते हैं, उनके स्पोर भी होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? स्पोर। और स्पोर्स ये इनको भी एलिमिनेट कर देता है। इस मेथड से, ऑटोक्लेविंग मेथड से, ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन में एक और लफ्ज होता है प्रीऑन्स। ठीक है, तो उसके लिए ये इतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम 120 पर रखेंगे तो अब देखिए 15-20 मिनट की वजह से काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा किससे? 60 मिनट। कितने मिनट तक? 60 मिनट तक। क्लियर? और फिर देखिए आपके पास 134, 18 मिनट। अब देखो, अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक टेम्परेचर और एक होल्डिंग टाइम। टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम, ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देखिए फिर बता रहा हूँ, 121 है तो कितने मिनट है? 15 से 20 मिनट। 134 है तो कितने मिनट है? 3 मिनट। ठीक है, और अगर आपने इसे पैक किया है कि विद होल्डिंग, तो आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 12 मिनट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने पता है कि अगर जो है स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। जबकि प्रियॉन्स होंगे तो उस वक्त, क्योंकि वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होंगे। अगर आप करना चाहते भी हैं उनको स्टेराइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर देखिए टेम्परेचर दो ही बता रहा है ऑटोक्लेव में, 121 और 134। 121 पे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है बेटा? 60 मिनट, और 134 पे कर रहा है तो वो 18 मिनट कर रहा है। अब आपके पास प्रिकॉशंस हैं,
देखिए आप घर में कोई भी काम करते हैं, मसलन आपने अगर झाड़ू भी देना है, फाड़ देना, तो पहले आप उसे ड्राई करते हैं, डस्टिंग करना हो पहले उसे उसकी क्लीनेस करते हैं, फिर वॉश करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोसेस एक स्टेप वाइज करते हैं। मेरे पास एक चीज़ है, मैंने उसे स्टीराइल करना है, मुझे एज सच उसके अंदर ये देखिए ऑटोक्लेव में नहीं रखना, यार सच ऑटोक्लेव में नहीं रखना। क्या करूँगा, उसको पहले वॉश कर दूंगा, किसको बोला, जो चीज़ इसको स्टीराइल करूँगा। जब मैं उसे क्लीन करूँगा तो उससे मतलब ये जैसे गिलास है, इसको मैं क्लीन करने लगा हूँ, ठीक है। तो जब क्लीन करना है, स्टीराइल करना है, तो पहले मैं इसको वॉश कर दूंगा। अब वॉश करने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, तो लॉट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इससे रिमूव हो जाएंगे। ओके, फिर देखें, आपने एक बर्तन आप जब भी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जब उसको रखते हैं तो दोबारा साफ करके रखते हैं ना, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्रिएट ना हो जाए। तो ऑटोक्लेव को भी आपने क्लीन करना है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक तो है वॉशिंग करने के लिए, ठीक है, दूसरा क्या होता है अल्ट्रासाउंड और पुश्ड एयर। आप देखिए ब्लोअर करते हैं तो मिट्टी उड़ाने के लिए, ठीक है ना, तो फिर ऑटो अल्ट्रासाउंड और पुश्ड एयर कैन आल्सो बी यूज्ड। ओके, तो ये प्रिकॉशंस होते हैं। तो वैसे भी तो देखिए हमारा मकसद ये है कि देखिए आपके पास ये ऑटोक्लेव है, ठीक है, देखिए ऑटोक्लेव किसका है, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह है। ओके, अब इस सेपरेटर्स में देखिए ये कंटेनर है, यस, किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम, कोई एल्यूमिनियम से तो नहीं कि हम ये आयरन का, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना होगा, आयरन का, स्टेनलेस स्टील का बना होगा, किसी भी मेटल का बना होगा। ओके, जब देखें क्योंकि एल्यूमिनियम तो बहुत नरम होती है ना, सख्त भी होती है लेकिन महंगी होती है, तो इनके लिए तो सस्ते करने पड़ेंगे ना, स्टेनलेस स्टील होगा। देखिए अब इसके अंदर एक ये क्या लगा होता है, रॉड लगा होता है, जैसे आप गर्म पानी करते हैं ना बात का रॉड, इसके ऊपर एक जाली एक चीज़ रख, होल्डिंग स्टैंड होता है। आपने मसलन बीकर है, आपने इसको बीकर को यहाँ रख देना, ये पेट्री डिश को यहाँ पे रख देना, ठीक है, लेकिन इसे पैक करके रखेंगे कागज़ के साथ, कपड़े के साथ। ये नाइफ है, ये नाइफ है, रख देंगे। ओके, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, अब हमने इसे तार के साथ ऑन कर दिया है, स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी, स्टीम इनके अंदर पेनिट्रेट करेगी। ओके, अब ये देखें वो कहता है कि आप देखो पहले आपने इसे नीट एंड क्लीन किया, ऑपरेटर्स को भी क्लीन किया, फिर इसके बाद कहता है कि जी आपने उसको स्टीम दी। अब स्टीम कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी पेनिट्रेट यूनिफॉर्मली, इट शुड पेनिट्रेट यूनिफॉर्मली, कि वो हर जगह से यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट करे। ओके, देखिए पहला प्रिकॉशन ये है। फिर इसके अंदर एयर होगी, इसके अंदर क्या होगी, एयर होगी। शुरू में आप स्टीम करेंगे तो ढकना बंद नहीं करेंगे, तो एयर को रिमूव कर दें, एयर को। अब इस कमरे में एयर कैसे रिमूव होगी, आप दरवाज़ा खोल दें, वेंटिलेशन होगी, एयर रिमूव हो जाएगी, फ्रेश एयर आ जाएगी, ठीक है। इस एयर को आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर क्लीन अप द अपरेटस, आपने ये अपरेटस को आपने क्या किया, क्लीन अप किया। फिर क्लीनिंग रिमूव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। फिर क्लीनिंग के लिए आपने कूल्ड वाटर इस्तेमाल करना है, ओके, ये भी मैंने डिस्कस किया। फिर आपने क्या किया कि अल्ट्रासाउंड और पुश्ड एयर कैन आल्सो बी यूज्ड, अल्ट्रासाउंड एंड द पुश्ड एयर कैन आल्सो बी यूज्ड। तो इस तरह बेटा ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है। तो बस इसमें ये भी प्रिकॉशन करना होता है कि जब आप स्टीम दे रहे होते हैं तो उसको एयर टाइट होना चाहिए, ये इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इट शुड बी एयर टाइट इस्तेमाल करने से, ठीक है। जब स्टीम एक दफ़ा बढ़ जाती है तो उसे जब आपने ओपन करना है, आप ओपन करेंगे तो वो तो पुश अप हो जाएगा, तो उसे क्या करेंगे, तो पहले उससे हवा को, प्रेशर को कम करने के लिए स्टीम को निकालेंगे और वेट करेंगे घंटे तक, ठीक है, फिर उसको खोल के चीज़ें निकालेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में भी ये एक इंक्लूड है, ठीक है ना, अपना बायोकेमिस्ट्री में ऑटोक्लेव, और तकरीबन हर प्रैक्टिकल में ये आता है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आपसे पूछ लेता है कि ऑटोक्लेव किस चीज़ को स्टीराइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑल सर्जिकल ऑपरेटर्स उनको इनके साथ करते हैं,
जितने ग्लासवेयर हैं उनके साथ करते हैं। इसका इसकी वो की कौन सी लिमिटेशन क्या है? ऐसी चीज़ जो स्टीम से ख़राब हो जाती है इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप के पास जो है ड्रेसिंग है उसको इसके साथ स्टीराइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी दो मेथड है, इंशाल्लाह इसके बाद कर लेंगे। चल भी हाथ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम स्टीरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो स्टीरलाइजेशन में अब हमने जो तीसरा मेथड पढ़ना है वो बॉइलिंग वाटर। अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं तो अब तो खैर डिस्पोजेबल सिरिंजेस थे, तो पहले जो सिरिंजेस थे तो वो सुइयाँ होती थी, उनके साथ इंजेक्शन शीशे वाला सिरिंज होती थी, उससे साथ इंजेक्शन लगाते थे। अब तो डिस्पोजेबल मिलती है, लेकिन इससे पहले जब भी सिरिंजेस होती थी उनको स्टीराइल वो डॉक्टर कैसे करता था, वो एक हीटर टाइप पानी था, उसमें पानी को बॉयल करता और उसके अंदर डिप कर देता था। ठीक है, इसके अंदर नाइफ चाकू वगैरह अगर कोई ज़ख्म काटना है कुछ करना है तो उसको भी स्टीराइल करना है, तो वो बॉइलिंग वाटर में उसको बॉयल करते आधा एक घंटा के लिए। ठीक है ना, तो बॉइलिंग करने से क्या होता कि वो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते वो क्या हो जाते, किल हो जाते। तो ये हमने, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक मेथड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, अगर तीसरा मेथड है स्टीरलाइजेशन बाय बॉइलिंग वाटर, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को स्टीराइल करना होगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होंगी, सिरिंजेस होंगी, नाइफ्स होंगे, ब्लेड्स होंगे, सीजर्स होंगे एंड अदर इस तरह के ना, कि पाउडर को स्टीराइल करना हो पानी में डाल दें और फिर उसे हम कैसे अलग करेंगे, तो वो चीज़ जो पानी के साथ स्टीराइल की जा सकती है। अदर देखिए क्या कहा, सिरिंज, नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर्स एंड अदर। तो उसको हमने डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर करते हैं कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए। मैंने आधा घंटा कह दिया था, तो 20 मिनट तक उसको बॉयल करने देना है, तो वो क्या हो जाते हैं, स्टीराइल हो जाते हैं। ओके, समझ आ गई ना। फिर इसके बाद करते हैं टेंडराइजेशन। अब उन्होंने देखा कि हमने चीज़ को बॉयल भी किया लेकिन वो स्टीराइल नहीं हुई। तो होता यूं है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, और वायरस हैं जो स्पोर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। और वो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 सेंटीग्रेड। क्या होता है, और इस सेंटीग्रेड पर वो नहीं मरते। ठीक है, तो फिर इसके लिए कोई अच्छा तरीका आ जाए, तो एक था अपना जॉन टेंडल, ठीक है ना, क्या है, जॉन टेंडल। तो उसने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। उसने क्या किया, उसने यही ऑपरेटर्स हैं, बॉइलिंग वाटर में क्या किया, उसे बॉयल किया, फिर उसे ठंडा कर दिया। अच्छा, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में जब वो ठंडे हो गए तो उन चीज़ों को उसने फिर इनक्यूबेट कर दिया। क्या कर दिया, इनक्यूबेट कर दिया, यानी कि 24 घंटे के लिए उसे 37 सेंटीग्रेड पर रखा। ठीक है, फिर उसको हीट किया, फिर उसको कूल किया, फिर उसको इंक्यूबेट कर दिया 1 दिन के लिए। ठीक है, फिर दोबारा उसको बॉयल किया, फिर उसको कूल किया, फिर उसे 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट कर दिया। तो इस तरह करने से जो उसका क्या पर्पस था, उसका पर्पस ये था कि जब उसने पहली दफ़ा बॉयल किया, देखिए ये पानी है, ठीक है, अभी देखिए ये हीट सेंसिटिव हैं, ये बॉइलिंग वाटर से मर जाएंगे, लेकिन ये स्पोर्स हैं, ये क्या है, स्पोर हैं, तो अब ये नहीं किल होंगे। जब हमने इसको क्या किया, बॉयल करके ठंडा कर दे, ग्रीन वाले तो मर गए और ये क्या, ये रह गए। ठीक है ना, फिर हमने इसको इंक्यूबेट किया, क्या किया, 1 दिन के लिए, तो फिर ये जर्मिनेट हो गए, इनमें से ये क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए। अब इनमें से लो भाई 2 जो है ना वो क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, और यानी कि अभी इन्होंने 1 से ज़्यादा बना लिए, तकसीम हो गए, और जो स्पोर वाले थे वो दोबारा अभी भी कुछ ये पड़े हैं। जब अब हमने दोबारा इसको हीट किया तो अगले में ये तो मर जाएंगे, दोबारा ये ख़त्म हो जाएंगे ना, लेकिन फिर भी स्पोर पड़े हुए हैं। फिर इसको
24 घंटे के लिए कूल किया, इनक्यूबेट किया। जब उसको इनक्यूबेट कर लिया तो फिर इस तरह करते करते ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, जर्मिनेट हो गए। क्या कर लिए, जर्मिनेट हो गए। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर है ना, है। फिर इसको दोबारा जब बॉयल किया तो आपका वाटर जो है बिल्कुल क्या हो गया, क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, स्टीराइल हो गया। बात समझ आ गई ना। तो जो भी चीज़ इसे कहते हैं टेंडराइजेशन, ठीक है, टेंडरलाइजेशन, ठीक है ना। रिपीटेड हीटिंग, कूलिंग, इनक्यूबेटिंग, फिर बॉइलिंग, कूलिंग, बॉइलिंग, 3 दफा। देखिए 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा। तीसरी दफा किया तो वो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया थे वो मर गए। क्लियर, इसे देख लेते हैं। क्योंकि ये टेंडरलाइजेशन उस साइंटिस्ट के नाम पे, जॉन टेंडल के नाम से, जिस ये मेथड को डिस्कवर किया था, उसकी जिसने ये इन्वेंट किया था उसके नाम पे रखा। उसने कहा कि ये क्या है, लेंथली प्रोसेस, ये एक लेंथली प्रोसेस। अब देखिए इसके सामने 3 दिन तो लग ही गए ना, 3-4 दिन। ये एक लेंथली प्रोसेस। इसमें करना क्या होता है कि हमारे पास स्पोरिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो आम हीटिंग से क्या होते हैं, नॉट किल्ड। तो वो जो किल्ड नहीं होते बाय सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड। ओके, फिर हमने क्या करते हैं, बॉइलिंग फॉर ए पीरियड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जबकि हमने ऑटोक्लेव में प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ गर्म कर रहे हैं पानी में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ से हमने पानी को बॉयल कर लिया। फिर हमने क्या किया, कूलिंग किया। उसे क्या किया, कूलिंग की। जब कूलिंग की उसके बाद इंक्यूबेटिंग की फॉर ए डे, फिर बॉइलिंग किया, और फाइनली 3 इंक्यूबेशन पीरियड, 3 इंक्यूबेशन पीरियड। देखो एक किया है, ठीक है, ये 2 किया और तीसरा किया, ठीक है, इंक्यूबेटिंग पीरियड, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो उससे क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स जो होते हैं, हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, एंड बिकम हीट सेंसिटिव, एंड बिकम हीट सेंसिटिव, एंड आफ्टर दिस दे आर किल्ड बाय द नेक्स्ट बॉइलिंग। इन दिस वे इनफेक्टिव। अच्छा, और अगर देखें यहाँ पे टेम्परेचर 100 रहता है, ये टेंडराइजेशन जो है ना किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ओके, ठीक है। तो ये इस मेथड से हम अगर प्रायोन्स होंगे तो हम उनको किल नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हायर टेम्परेचर चाहिए। उनके लिए देखें, जब भी हमने इंक्यूबेशन किया 37 सेंटीग्रेड था, जब बॉयल किया तो 100 सेंटीग्रेड था। तो भाई 100 पे तो वो मरता ही नहीं है, है? तो आप जितनी दवा करेंगे नो एट ऑल, ठीक है। टेंडराइजेशन, ये देखिए हमने अब एक पढ़ लिया, 2 मेथड पढ़े हैं यहाँ पर, स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट और स्टेरिलाइजेशन बाय टेंडराइजेशन, ओके। तो ये से हमने ये आप पर, बाकी और 2 मेथड आपने लास्ट में पढ़ने हैं, ठीक। अच्छा जी, हमारे पास एक रह गया था हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड, हीटिंग विद बैक्टीरिया। सिंपल सी बात है, ये केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को, जिस सोल्यूशन में ये केमिकल अगर आप डाल देंगे तो वो जाके उन बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी, तो स्टीराइल हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल कि जस्ट आपने बैक्टीरियोसाइड को सोल्यूशन में मिक्स कर देना है, ना कि अब उसको आपने कोई हीट करना, कुछ बस उसे सोल्यूशन में मिक्स करना है और सील कर देना है, ताकि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना आ सकें। तो देखो सोल्यूशन लेना है, बैक्टीरियासाइड को उसके अंदर डाल देना है और फिर उसको सील्ड कर देना है, ओके। तो इस तरह वो स्टीराइल हो जाएंगे, ओके, समझ आ गई। देखिए इसमें से कौन से मार्केट में अवेलेबल है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड और क्लोरोक्रिसोल, ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, ये आपके पास MCQs में आ सकता है। बेंज एल्कोनियम क्लोराइड और क्या है आपके पास, क्लोरोक्रिसोल है, ओके, समझ आ गई। फिर नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। देखिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आप देखिए जितने मेथड पढ़े हैं, आपने पढ़ा है ड्राई हीट के साथ पढ़ा है, ठीक है, आपने मॉइस्ट हीट के साथ, और मॉइस्ट हीट में आगे 4 पढ़े हैं। देखिए उसमें आपने ऑटोक्लेविंग पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ा है, अपना बॉइलिंग वाटर पढ़ा है, और विद बैक्टीरियोसीडल पढ़ा है,
ओके, तो फिर दूसरा तरीका जो है वो है रेडिएशन का। अब इन तरीके में क्या होता है कि आपने जो भी तरीका इस्तेमाल किया, जिस चीज़ को स्टीराइल करना चाहा वो ख़राब हो गई। वो क्या हो गई? ख़राब हो गई। वो प्लास्टिक था, अब हीट करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो तो खुद स्पॉइल हो जाएगा। हमें ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा? अगर स्टीम के साथ करते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हमका इसको कोई फ़ायदा है नहीं है। तो फिर उसके लिए हमने एक तरीका होता है कि उसे कहते हैं रेडिएशन। इसको कूल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो चीज़ उसको एक्सपोज करना है रेडिएशन के अंदर, चाहे यूवी लाइट हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो, गामा रेज हो। ठीक है, तो उन रेज के सामने उसको हमने एक्सपोज करना है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो स्टीराइल हो जाएगी। अब उसके साथ रेडिएशन करते क्या है? वो कहता है जी रेडिएशन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाती हैं, चली गई ना, वो अंदर जाकर ना उनके अंदर केमिकल चेंजेस ला लेते हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। और वो जो कंपाउंड होते हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। जब वो डेंजरस होंगे तो वो मर जाएंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए कहता है कि इट इज आल्सो नोन एज द कूल स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कोई हीट नहीं होता। और देखिए ससेप्टिबल टू लीथल इफेक्ट, और इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे लीथल इफेक्ट, जानलेवा हमला होता है। हीट भी नहीं की, लेकिन रेडिएशन को जान से मार देती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है रेडिएशन का? वो सिंपल ये होता है कि वो इसका अल्ट्रेशन कर देता है इन केमिकल प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर जो केमिकल होते हैं उनके अंदर क्या कर लेते हैं? चेंजेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड ड्यू टू दीज रेडिएशन, सच कंपाउंड्स फॉर्म विच डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स और माइक्रो निकल देते। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, जैसे क्रोमोन्यूक्लियोटाइड हैं, क्रोमेटिन है। तो अब वो क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब न्यूक्लियो प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा और उसने वैसे ही किल हो जाना है। ओके, अब रेडिएशन के एडवांटेजेस क्या होंगे? देखिए पहला तो ये होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आपके पास फूड है, आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे मिल के उसे गर्म कर ले तो वो तो दूध ही जल जाएगा, ये कम हो जाएगा। कोई फूड है तो उसे आप को बेहतरीन तरीका है कि आप उसे किससे स्टीराइल करें? रेडिएशन से। ठीक है, किससे करें? रेडिएशन से। वो कहता है कि पेरेंटल करंट, जैसे जिसे आप इंजेक्टेबल लगाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, अगर उस मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो आपके ब्लड में चले जाएंगे और सारे जिस्म में इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उल्टा मुसीबत पड़ जाएगी। जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनको एंटीबायोटिक होती हैं उनको, क्योंकि अगर हीट करेंगे तो एंटीबायोटिक ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको भी किसके साथ किया जाता है? स्टीराइल रेडिएशन। देखो ना, अब ये एक इंजेक्शन है, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं एम्प्यूल, इसे कहते हैं, ये होता है ना ऐसे, ये एम्प्यूल होता है न्यूरोबैन का। अब ये इस तरह ये क्या होता है? वाइन होती है। ये शीशे के होते हैं ना ऐसे, यहाँ पे ऐसे बना होता है ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, तो इसे यहाँ तोड़ देते हैं। ये क्या है? एम्प्यूल है और ये वाइल है। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, और इसे हमने इंजेक्टेबल करना है और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए हैं। तो हमने इसे एक्सपोज करना है किससे? रेडिएशन से। जब रेडिएशन इनसे गुजर जाएगी, वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, जब गुजरेंगी तो वो अंदर इनको माइक्रोब्स को किल कर देंगे, स्टीराइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए समझ आ गया ना, पेरेंटल। फिर कुछ वैक्सीन होती हैं, क्या होती हैं? वैक्सीन के अंदर एंटी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है, बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन होती है। वैक्सीन क्यों लगाते हैं? वो क्यों लगाते हैं? ताकि वो इन्फेक्शन ना हो सके, आपका बचाव हो सके, तो उसमें वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन को भी अगर स्टीराइल करना हो तो रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया ना? देखिए ये वायरल वैक्सीन को इससे करते हैं। और ये देखिए एसेप्टिक हैंडलिंग, मसलन आपने स्टीराइल सोल्यूशन बनाना है तो आप ना हर चीज़ को स्टीराइल रखेंगे, एयर को भी स्टीराइल रखेंगे, जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होगा, जो हवा आ रही है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होगा, और इवन के आपके को भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, आपके हाथ पाँव उससे के मसले, आपने सर्जिकल कैप पहनी होगी, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहने होंगे, ठीक है, मुंह पे मास्क लगाया होगा, ताकि एसेप्टिक कंडीशन रहे। क्या रहे? एसेप्टिक कंडीशन। वो तो फिर काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है ना। कहता है कि आप सीधा बना लें, ख्याल करें, इतना ना करें, खर्चा ना करें। आपने ये इंजेक्शन बना लिए, ठीक है, तो जब पैकिंग हो गई तो फाइनली आपने उसके अंदर रेडिएशन गुजार दी, तो अगर जो कोई अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म दाखिल हो भी चुका होगा तो वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो एसेप्टिक हैंड रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन आफ्टर पैकिंग। इंजेक्टेबल में तो बहरहाल ख्याल किया जाता है, इंजेक्टेबल जितने भी होते हैं ना एसेप्टिक कंडीशन में बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फूड मटेरियल है, खाने की कोई चीज़ ऐसी है, तो अगर रेडिएशन के साथ पैक करके भी आप उसको स्टीराइल कर देंगे तो फिर वो भी बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी, क्योंकि सील तो होती है, वो तो सील है। अब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए, अब इसके अंदर एयर तो नहीं जा रही ना, दोबारा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो एडवांटेज ये है, इसके एडवांटेज कि आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबायोटिक उसको भी स्टीराइल कर सकते हैं, आप वैक्सीन को, वैक्सीन पता लग गया ना आपको, वैक्सीन को स्टीराइल, वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, उसको स्टीराइल कर सकते हैं। और इसकी वजह से अगर आपके नो एसेप्टिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड, अगर आपके पास स्टेरिलाइजेशन का मेथड कौन सा है, गामा रेज का, इनका है, तो उसमें नहीं हो सकता। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसकी कास्ट बहुत हाई होती है, इसकी कास्ट क्या होती है? बहुत हाई होती है। दूसरा ये होता है कि जो पर्सन इसे हैंडल करता है ना, उसको इस रेडिएशन का इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए लिखा होता है यहाँ पे एक्सरेज है, अंदर आना, खुसूसन जो प्रेग्नेंट वुमेन है, दे आर नॉट अलाउड टू इंटर। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। ओके, तो ये इसके इस पे हमने कौन सा पढ़ा? स्टेरिलाइजेशन विद बैक्टीरियासाइड्स और स्टेरिलाइजेशन विद रेडिएशंस, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस है। ओके, ठीक है जी, ये आपने कर लिया।